हेलो बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री के लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लेक्चर बना हुआ है आपके बोर्ड्स और जेई मेंस 2026 के लिए, मींस अगले साल जो आपको बोर्ड से एग्ज़ाम देना है, और 2026 में ही जो आपको जेई मेंस का भी एग्ज़ाम देना है ना। तो वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर, स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरा पीसीएम का कोर्स फ्री मिलने वाला है, जो बना हुआ है आपके जेई मेंस और बोर्ड्स के हिसाब से। तो आज है हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। तो आई होप 4 लेक्चर्स आपने देख लिए हैं। लास्ट लेक्चर में हमने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा था, तो जो आपको समझ आ गया होगा, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो भी समझ आ गई होगी, है ना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का मिल जाएगा। क्लास नोट्स पीडीएफ करके लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो, आज है हमारा टॉपिक। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, कि इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। देखो, एक ये हमने कंटेनर लिया, बड़ा गंदा है, एक मिनट, ये लो। ये कोई कंटेनर है, इसमें हमने लिया इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें ही हमने एक इलेक्ट्रोड भी डिप करा दी, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रोड हम लेते हैं जिंक रोड, तो हम उसी का, जिंक का ही क्या लेते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट दिया है ZnSO4। क्लियर। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे पहले तो समझना, इसको हम EP के नाम से जानते हैं। लिखते कैसे हैं, EP। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, अब देखो रिएक्शन होगी, ठीक है। रिएक्शन होगी, यहाँ पे Zn2+ ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होगा, ठीक है। तो चार्ज का क्या होगा, ट्रांसफर होगा यहाँ पे, ठीक है। और चार्ज के ट्रांसफर के कारण, ठीक है, आयंस की मूवमेंट के कारण जो पोटेंशियल अराइज होगा इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे, तो इसको लिखेंगे कैसे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अराइजेज बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अराइज होता है, उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज, this potential difference is known as electrode potential। ठीक है जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अब आपको समझ आ गया। अब देखो यार, हो सकता है, अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में हो सकता है भैया यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए, या हो सकता है यहाँ पे रिडक्शन हो जाए। कल आपने गैल्वेनिक, लास्ट लेक्चर में आपने गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा, एक सेल में क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और एक सेल में क्या हो रहा था, रिडक्शन हो रहा था, ठीक है। तो इसी बेसिस पे, ठीक है जी, तो इसी बेसिस पे हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कि एक तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और एक होता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है ना, तो प्लीज़ ये लेक्चर भी मत देखना, कॉन्टिन्यूटी में आपके लेक्चर चलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जिंक का डाला, और एक साइड हमने लिया, ठीक है, वही गैल्वेनिक सेल वाला अरेंजमेंट, एक साइड हमने डाला कॉपर। तो ये कॉपर की रोड हो गई, ये जिंक रोड हो गई, ये सॉल्यूशन ZnSO4, और ये सॉल्यूशन हमारा CuSO4,
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, Zn2+ जाएगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। ठीक है, Cu यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। Cu यहाँ पे क्या होगा, डिपॉजिट होगा। इसमें हमारी कौन सी रिएक्शन लिखी जाएगी, Zn गिव्स Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन लिखी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी कौन सी रिएक्शन लिखी जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए इनको Cu2+ क्या कर लेगा, जो सॉल्यूशन से आया है Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे डिपॉजिट होगा, है ना। अब ये तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, और ये हुआ है हमारा रिडक्शन। तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक, तो ये EOP क्या है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या सिंपल सिंपल सा बोलो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो एनोड पे होता है। ठीक है, एनोड पे जनरली क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो वहीं पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और ये हो गया हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, जो कहाँ पे होता है रिडक्शन, कैथोड पे। वेरी गुड, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आपने सीखी। अब देखो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमारे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो हेडिंग डालो, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जिसको जो भी डाउट होता है ना बेटा, जिस भी स्लाइड पे आपको डाउट होता है, वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हो टाइमिंग के साथ। ठीक है, कमेंट डालना करो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन होता है कि भाई इसका स्क्रीनशॉट ले, यूट्यूब पे स्क्रीनशॉट अलाउड है, स्क्रीनशॉट ले, टेलीग्राम डाउट ग्रुप में डालो और मेरे से पूछ लो कि सर इस स्लाइड को एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, तो आपके पास दो दो ऑप्शन हैं, आप पूछ सकते हो। ये मत सोचना कि यार यूट्यूब पे फ्री का लेक्चर है, कैसे कनेक्ट होंगे कैसे नहीं। आप कमेंट सेक्शन से भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो, प्लस डाउट ग्रुप से भी आप मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, पहला है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। दूसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये थ्योरी है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आपके थ्योरी के रहेंगे। तीसरा कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और चौथा टेम्परेचर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये जो थर्ड और फोर्थ है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा यहाँ पे, थर्ड पॉइंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पहले दो थोड़े से थ्योरी हैं। क्लियर, तो इन चीज़ों पे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे भाई, तो ज़रा पेशेंस रखना। ठीक है, तो अभी ये आपको थ्योरी में लिखने हैं। पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना सीख जाएंगे कि होता क्या है। ठीक, फिर हम इसको क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पे समझ आ गया था आपको। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब एक और टर्म यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब कुछ कंडीशंस आपने स्पेसिफाई कर दी हैं। ठीक है, ई नोट से इसको लिखते हैं। भैया सारा का सारा खेल वही,
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो समझ आ ही गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अराइज होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, अगर कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो जाए, ये जिंक और ये ZnSO4 का सॉल्यूशन, अगर इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में 1 मोलर कर दूं, फिक्स कर दी है मैंने, ठीक है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मैंने क्या कर दी, फिक्स कर दी, और टेम्परेचर भी मैंने फिक्स कर दिया 298 केल्विन, या जिसको आप 25 डिग्री सेल्सियस बोल सकते हो। ये दो कंडीशंस मैंने फिक्स कर दी कि भैया सॉल्यूशन जो होगा, जो इलेक्ट्रोलाइट होगा, उसकी कंसंट्रेशन हमेशा ही 1 मोलर ही रहेगी, ठीक है, और इसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा या 298 केल्विन रहेगा। अब जो इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा उसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अराइज बिटवीन इलेक्ट्रोड and electrolyte at 298 Kelvin and 1 molar concentration of electrolyte is known as standard electrode potential, is known as standard electrode potential। अब एक चीज यहां पे देखो, लास्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा था, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और यहां पे थर्ड पॉइंट क्या था भैया, ये कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने क्या किया बच्चे, हाँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने उसकी कंसंट्रेशन फिक्स कर दी। तो मीन्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। अगर इससे अलग तुमने कंसंट्रेशन ली, मान लो तुमने 0.5 मोलर कंसंट्रेशन ली, उस केस में फिर हम इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, उस केस में हम इसको स्टैंडर्ड नहीं बोलेंगे, तो फिर ये आम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन जाएगा। स्टैंडर्ड कब बोल रहे हैं, जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो, जब इसकी कंसंट्रेशन क्या हो, 1 मोलर हो, ठीक है। तो नोट करके यहां पे क्या लिख लेंगे कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल does not depend on concentration of electrolyte, ना तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और ना ही तुम्हारे टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है, ठीक है, टेम्परेचर भी क्या है, फिक्स है, ओके। चलो बहुत बढ़िया। अब एक नेक्स्ट चीज, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप पढ़ोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा एक स्टेट फंक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ स्टेट फंक्शन, मतलब वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन नहीं है। ये वर्ड्स आपने क्लास 11th में सुने हुए हैं, स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। तो ये पाथ फंक्शन नहीं है, मतलब ये तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। जैसे Zn2+ और Zn, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे, इसको आप समझो, लिखना भी समझो और देखना भी समझो, पहचानना भी समझो कैसे क्या हो रहा है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है जी, Zn2+ से Zn पे गया, पहली बात तो ये प्रोसेस कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, सर ये रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ का मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा 0.76, 0.76, क्लियर। तो अगर यहाँ जाने में मुझे +0.76 वोल्ट लगे, तो भैया अगर मैं Zn से Zn2+ पे आऊँगा, Zn से Zn2+ पे आऊँगा, तो मुझे
इतना ही वर्क करना पड़ेगा, इतना ही पोटेंशियल लगेगा, लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। ऑपोजिट के लिए साइन क्या आ जाएगा? माइनस। ऑपोजिट के लिए साइन क्या आ जाएगा? माइनस। ये हमारा क्या था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अभी हम स्टैंडर्ड की ही बात करते हैं, ठीक है? अगर आपको नहीं दिया है कहीं पे, आप स्टैंडर्ड की बात कर सकते हो, ठीक है? तो ये था हमारा प्लस 0.76 वोल्ट, और ये है हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट। क्लियर? तो यहाँ से आप क्या सीखे है भाई? यहाँ से आप क्या चीज़ सीखे कि भैया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के ऑपोजिट ही होते हैं, ठीक है? इक्वल होते हैं बट ऑपोजिट होते हैं। या स्टैंडर्ड की बात करो या आप नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर लो, ठीक है? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से बना कि अगर आपको एक वैल्यू दी है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है किसी चीज़ का, तो आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हो। आप उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी लिख सकते हो बेटा। और ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको बता दूं, हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लिखते हैं, ठीक है? ज़्यादातर चीज़ें हम किसकी टर्म में लिखते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में हम लिखते हैं। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में, तो वो सीरीज़ भी रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे ही बनाई गई है। ओके, चलो। अब जैसे ये वैल्यू लिखी 0.76, है ना भैया? इसकी वैल्यू क्या थी? इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या था? 0.76। इसका मतलब क्या है? आई ना बात समझ? भैया ये हमें बताता क्या है, मतलब क्या है? जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0.76, और एक लिख देता हूँ मैं, स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं क्योंकि हमें स्टैंडर्ड की वैल्यू पता होती है। CO2 प्लस CU 0.34, ठीक है? अच्छा, इसके यहाँ पे क्या होता है? माइनस होता है। एक्चुअल वैल्यू लिखें तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? माइनस में होता है, नेगेटिव में होता है। तो ये हमने वैल्यू लिखी। अब इन वैल्यू का मतलब क्या है? पहली बात तो ये पढ़ना सीखो क्या है। ये जो हमें दिया हुआ है, ये क्या हुआ? यहाँ से यहाँ जब आप गए तो रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है? +2 से 0 पे जा रहे हो, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, मीन्स ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा है, स्टैंडर्ड है, नोट लगा हुआ है, वो बताता है स्टैंडर्ड है। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और ऐसे ही यहाँ पे जाओगे, CO2 प्लस से CU पे जा रहे हो, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो ये भी हमें क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है? अब इन वैल्यूज का मतलब क्या है, ठीक है? व्हाट डज दीज वैल्यू इंडिकेट? क्या इंडिकेट करती हैं भाई ये? हमें क्या पता चल रहा है? हम यहाँ पे ये देख के बता रहे हैं, इनसे मुझे एक चीज़ पता लगी कि जो रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, कॉपर का, वो ज़्यादा है सर रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से, ठीक है? वो -0.76 वोल्ट है और ये +0.34 वोल्ट है। तो मतलब कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? जिंक से ज़्यादा है। एक चीज़ तो ये पता लगी। अब ज़्यादा होने से होगा क्या है भाई? चलो वैल्यू देख के तो हमें मैथ तो आता है ना? बचपन से मैथ पढ़ रहे हैं, बचपन से पता है भैया -0.76 छोटा है, 0.34 बड़ा है। इसमें क्या आपने बता दिया? अभी तो कुछ भी नहीं बताया। अब ये वैल्यू का मतलब क्या है? जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है मींस रिडक्शन। भैया इन दोनों में से अगर आपको पता करना है रिडक्शन किसका होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिडक्शन होगा, ठीक है? देखो पहले तो जो आपको लिखना है, पेपर में भी लिख के आना पड़ सकता है, उस हिसाब से लिखते हैं, फिर हम समझ लेंगे। हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हायर वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
indicates that tendency to gain electron, tendency to gain electron or getting reduced, भैया इलेक्ट्रॉन गेन करने को ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है, और गेटिंग रिड्यूस्ड इज हायर। जिसका ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसका ही क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, क्लियर है? जिसका ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो उसी का रिडक्शन होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है जिंक से, है ना, तो रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का होगा। रिडक्शन किसका होगा, कॉपर का होगा। अगर रिडक्शन कॉपर का हो रहा है और इनको सेल में हम बनाएंगे तो जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। जिंक का क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का होगा। मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर है। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। अब बचपन में आपने दो वर्ड और पढ़े थे, एक रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। ये दो वर्ड पढ़े थे, बहुत बढ़िया। अब जिसका रिडक्शन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। मीन्स यहाँ पे ये मेरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये मेरा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। देखो, जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना। अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ ये भी मैं लिख सकता हूँ बेटा, जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिडक्शन पोटेंशियल के। देखो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा था, कॉपर का। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा था, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट है कौन, जिसका कम है, जिंक है ना रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो क्या है, कम है। जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम, वो हमारा, ठीक है, क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन होगा। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। बताओ ये चीज़ें। अब देखो, यहाँ बिना फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फॉर्मूले वगैरह से खेलने में ये सब चीज़ें तंग करती हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हमारी तंग करती हैं। क्लियर है जी? यहाँ पे हमने बता दिया कि रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भाई, जिंक होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, सेम इसी का क्वेश्चन है, ठीक है, यही हमारी वैल्यूज़ हैं। जैसे Zn2+ और Zn gives -0.76 वोल्ट और CO2+ से Cu जाने में 0.34 वोल्ट। ठीक है जी, अब हम कह रहे हैं सिलेक्ट द बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सिलेक्ट बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट देख लो, जिसका कम है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो आंसर आ गया, जिंक है, ऑप्शन तो देखो। ठीक है, और ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं सिलेक्ट बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपकी ये। ठीक है जी, चलो पहला ऑप्शन Zn सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी Zn2+, ऑप्शन नंबर सी Cu, और ऑप्शन नंबर डी Cu2+।
सेम ऑप्शन यहीं पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जेड एन सॉलिड, ऑप्शन नंबर बी जेड एन टू प्लस, ऑप्शन नंबर सी यू सॉलिड और ऑप्शन नंबर डी सी यू टू प्लस। ठीक है, क्लियर है। तो फंसा दिया सर। ठीक है, फंसाने के लिए तो मैं आता हूँ, और पहले फंसाएंगे फिर निकालेंगे भाई। यहाँ से पढ़ के आपका जेई मेंस ना बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। और बोर्ड्स की तो यार छोड़ ही दो, बोर्ड्स में तो आपने ना छोड़ देना है, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट। बस आपने क्या करना है, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा ना एक काम कर लेना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपने रीड कर लेना, बुक रीड कर लेना यार। कोशिश करूँगा, मैं आगे कराऊंगा जब आपके पेपर आएंगे बोर्ड्स के, तब मैं भी कराऊंगा। ठीक है, जितने थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो भी कराऊंगा। और यहाँ से भी आपकी थ्योरी क्वेश्चंस देखो, यहाँ से लेक्चर पढ़ने के बाद आप अपने क्वेश्चंस लगाओ, नहीं होता तो फिर मेरे को बताओ। ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेना अपने लेवल के, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, मेंस की कर रहे हो या फिर सीबीएसई की कर रहे हो। हर कोई बच्चा ज़रूरी नहीं है कि मेंस की ही कर रहा हो। तो भाई जहाँ से भी क्वेश्चन लगाने हैं, जिस भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हो, लगाओ, ये लेक्चर देख के आपके 100% क्वेश्चन होंगे। चलो, अब सर फंस गए। रिड्यूसिंग एजेंट मुझे ये पता था कि भैया जिंक होगा, ठीक है, जिंक वाला होगा। क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, और कम किसका है, जिंक का है। लेकिन यहाँ पे सर आपने तो ऑप्शन में दो दे दिए, एक जिंक अलग दे दिया और उसका आयन अलग दे दिया, अब कौन सा होगा। ठीक है, और सेम यहाँ पे कहानी है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा भैया, कॉपर में से होगा, मेरे को ये तो पता है ना। लेकिन कॉपर में सॉलिड वाला होगा या एक्वस वाला होगा। क्लियर, क्लियर है भाई। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ पहले आपको, फंस चुके हो आप, तुक्के मार रहे होगे। तो इसका आंसर होगा जेड एन सॉलिड और इसका आंसर होगा सी यू टू प्लस। क्लियर। अब यहाँ पे मैं इसका कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। कॉन्सेप्ट से पहले मैं आपके नोट सेव कर लेता हूँ। लास्ट कल बहुत प्रॉब्लम हुई है, कल ये लेक्चर्स ना आपके कल ही रिकॉर्ड हुए थे, लेकिन माइक के इशू के कारण मैंने 4 लेक्चर रिकॉर्ड कर दिए, एक ही में ऑडियो आई और 3 में ऑडियो ही नहीं आई, तो आज दोबारा से करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, एम एन प्लस और एम सॉलिड, मतलब कोई भी मेटल है उसका आयन और मेटल सॉलिड। तो इनमें अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा एम सॉलिड, जो दूसरों को क्या करे, रिड्यूस करे, मतलब खुद क्या करे, ऑक्सीडाइज हो जाए। ऑक्सीडाइज कौन होगा, ऑक्सीडाइज कौन होता है बेटा, ऑक्सीडाइज कौन होता है, ऑक्सीडाइजेशन का मतलब क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करेगा, मेटल करेगा बेटा। एम एन प्लस आयन तो पहले ही ऑलरेडी कर चुका है, ठीक है। इसकी टेंडेंसी कम होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन को देने की, इसीलिए रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है हमारा, मेटल होता है। और अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर हम बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है हमारा एम एन प्लस। क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे। दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे करेगा, जब खुद इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन कब होगा, रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना। इलेक्ट्रॉन गेन यही तो करेगा, इसी की तो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, है ना। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो यही तो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। समझ आई, तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक आपका क्लियर है। चलो आगे देखो। जैसे अभी हमने ये पढ़ा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिडक्शन पोटेंशियल के, है ना। और रिड्यूसिंग एजेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के कर लेना, अदरवाइज सेम। सिमिलरली एक टर्म आती है ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिडक्शन पोटेंशियल के। और एक टर्म आएगी ऐसे ही, रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिडक्शन पोटेंशियल के।
क्लियर? तो ये टर्म्स आपको ध्यान में देनी है और इसी के ऊपर 2019 का ये क्वेश्चन है जो आप सोल्व करोगे। जल्दी से ये बताना है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, 4 स्पीशीज़ आपको दी हुई हैं, ठीक है? स्पीशीज़ मतलब या आयंस को जो भी मर्जी बोल लो, ठीक है? ये 4 स्पीशीज़ आपको दी हुई हैं। पहली बात तो आइडेंटिफाई करो कि आपको गिवन क्या है। देखो, +3 से +2 में जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, मीन्स ये रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। क्या गिवन है? रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। तो रिडक्शन पोटेंशियल के ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रिडक्शन पोटेंशियल के। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा। तो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है? तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका है? 1.81 सबसे ज़्यादा है, उससे कम 1.67। ये ऑलरेडी लगे हुए हैं यार, ठीक है? ऊपर से नीचे जाते वक्त ऑक्सीडाइजिंग पावर कम हो रही है, तो मतलब नीचे से ऊपर आते वक्त ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो BI CE PB4 और CO3+, तो BI से स्टार्ट हो रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा BI से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है? कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट समझ आया? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना आपको बहुत देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और ये क्वेश्चन सोल्व करो। ठीक है जी? बोर्ड्स में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, डोंट वरी, ये कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? बोर्ड्स के हिसाब से भी करना, कभी जेई मेंस का देख के छोड़ दो बोर्ड्स वाले की, बोर्ड्स में तो आएंगे ही नहीं। चलो, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी क्लास 11th में पड़ी हुई है, ठीक है? ये रिलेशन होता है हमारा ΔG = -NF E, ठीक है? अब ये क्या होता है? ई सेल होता है ये, मतलब चलो ई लिखो इसको यहाँ पे। अभी मैं आपको इसके रिलेशंस बना के दिखाऊंगा। अगर आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखनी है, ΔG0 = -NF E0, ठीक है? क्लियर है? अब यहाँ पे n क्या होता है? n = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग प्रोसेस। प्रोसेस के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हुए? एक्सचेंज हुए हैं। जैसे Zn गिव्स Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए? 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए हैं। n की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ पे 2 आ गई। क्लियर? f क्या होता है? f होता है बेटा फेराडेज कांस्टेंट। f होता है यहाँ पे फेराडेज कांस्टेंट। आगे आपने फेराडेज लॉज भी पढ़ने हैं इसी चैप्टर में। और 1 फेराडे किसके बराबर होता है? 96500 कूलम। ठीक है? क्लियर? ई यहाँ पे क्या है? ई है यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका लेना है, अभी इसके हम रिलेशन बना लेंगे। ठीक है? कई तरीके से ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है। और ΔG क्या है यहाँ पे? गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है? अब ये फॉर्मूला आपको जिसकी फॉर्म में लिखना चाहते हो लिखो। जैसे दो तो यहीं पे हमने लिखे हैं, एक ΔG =-NFE। सेकेंड हमने क्या लिखा था? ΔG0 =-NF है ना? अगर आपको रिडक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वो भी किसका आएगा? रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। क्लियर? ठीक है? स्टैंडर्ड में रखनी है, स्टैंडर्ड में रख लो। स्टैंडर्ड में नहीं निकालनी तो मत निकालो। मतलब जिसका भी स्टैंडर्ड की फॉर्म में भी रख सकते हो। अगर स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो -NF E0 आ जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल भी किस में आ जाएगा? स्टैंडर्ड में आ जाएगा। इसी तरह से आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकाल सकते हो, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की भी गिब्स फ्री एनर्जी निकाल सकते हो। -NF E ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ जाएगा। और अरे, नंबरिंग गलत होती जा रही है यहाँ पे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो इसको। अब ये लिखने आने चाहिए आपको।
वेरी गुड। अब यहाँ पे अभी तो देखो ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब मतलब क्या है इसका, जिस डब्बे में जिस कंटेनर में आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका पोटेंशियल। ये क्या है आपका, आरपी क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जिस सेल में, जिस बॉक्स में, जिस कंटेनर में आपका रिडक्शन हो रहा है। अगर हम दोनों की ही बात करें भैया, पूरा सेल, अब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, एक सेल बनाएंगे। इस सेल का अपना एक रिडक्शन पोटेंशियल हो, मतलब एक सेल का अपना एक पोटेंशियल होगा, तो उसे हम कहते हैं ई सेल। ठीक है, या ईएमएफ ऑफ सेल। तो आप उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा जी ऑफ सेल, कंप्लीट सेल की गिब्स फ्री एनर्जी माइनस एन एफ, और सेल का पोटेंशियल, इसे बोलते हैं सेल पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेल पोटेंशियल निकालना ही सिखाएंगे और इसके ऊपर ही क्वेश्चंस करेंगे। या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, माइनस एन एफ ई नोट सेल। ठीक है, तो ये इतने फॉर्म में आप गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन लिख सकते हो, गिब्स फ्री एनर्जी के साथ रिलेशन लिख सकते हो। अब ये ई सेल क्या होता है, ठीक है, ई सेल क्या होता है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे भैया, सेल पोटेंशियल के बारे में। इसी को आप ईएमएफ भी बोलते हो, ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हो, ईएमएफ। आपने पढ़ा है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ, तो वो यही होता है। क्लियर है, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग लेक्चर के साथ नेक्स्ट वीडियो में।